गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्पोर्ट्स एज अ राइट। तो ये आपका गवर्नेंस का टॉपिक है, पॉलिटी का भी टॉपिक हो सकता है ऑफ कोर्स ये। बट ये टॉपिक क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट्स को पूछा है कि क्या स्पोर्ट्स को हम फंडामेंटल राइट बना सकते हैं। तो एक एक्चुअली रिपोर्ट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरे क्या होता है कि इम्पार्शियल एडवाइज़र जो है वो अपॉइंट किया था, और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है कि इंडिया में जो है स्पोर्ट्स को जो है एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि एक एक पटिशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके मैटर पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी को बनाया और उन्होंने रिपोर्ट फाइल की है कि क्या जो है ये फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो उनकी जो रिकमेंडेशन है रिपोर्ट की वो देख लेते हैं हम। तो अब उसमें कहा गया है कि स्पोर्ट जो वर्ड है उसको रिप्लेस करके फिज़िकल लिटरेसी कर देना चाहिए, जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो टर्म है वर्ल्ड वाइड। फिर उन्होंने बोला कि अगले साल से जो खासकर जो ये 22 से 23 का जो सेशन चल रहा है इसमें 90 मिनट हर स्कूल जो है वो फ्री प्ले और गेम्स के लिए डेडिकेट करे। फिर जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस, नॉन रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, वो अपना जो प्लेग्राउंड है वो नेबरहुड चिल्ड्रन के लिए जो है वो फ्री में जो है वो उपलब्ध कराएं, खासकर जब नॉन वर्किंग आवर्स हैं। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको नेशनल फिजिकल लिटरेसी मिशन भी चलाना चाहिए, जिसके अंदर वो पूरा करिकुलम डिज़ाइन करे, कैसे जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल, सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म सब कुछ उसके अंदर हो, ताकि जो बच्चे हैं वो स्कूल लेवल पर ही स्पोर्ट्स के लिए ग्रूम किए जा सके। फिर उन्होंने बोला है कि जो है ये जो नेशनल फिजिकल लिटरेसी मिशन होगा इसको इंक्लूसिव बनाने की भी कोशिश की जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं वो इससे थोड़ा दूर रह जाएं। तो अब ये सब कहाँ से, जो रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस कहाँ से आ रही हैं? यूनेस्को के इंटरनेशनल चार्टर ऑन फिजिकल एजुकेशन से। तो ये रिपोर्ट की जो चार्टर जो रिकमेंडेशंस आई हैं इस चार्टर से, तो ये चार्टर क्या कहता है कि एक राइट्स बेस्ड जो है ये रेफरेंस देता है सपोर्ट और फिजिकल एजुकेशन और एक्टिविटी और स्पोर्ट्स को जो है ये जो है राइट्स बेस्ड रेफरेंस दे रहा है। एथिकल और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लेके आ रहा है उनके लिए। ठीक है, सारी कंट्रीज उसके लिए अडॉप्ट कर सकती हैं कि क्या क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जैसे कि आपकी जेंडर इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इंक्लूजन, ये सब जो है कैसे हम स्पोर्ट्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं उसकी जो है ये कुछ गाइडलाइंस देता है। ठीक है, या प्रिंसिपल्स बता रहा है। तो फिजिकल एक्टिविटी के बेनिफिट्स भी बताता है ऑफ कोर्स ये जो आपका चार्टर है। तो इसी के ही जो है गाइडलाइंस को हमारी जो ये रिपोर्ट है ऊपर जो हमने डिस्कस की है इसके अंदर जो है अकोमोडेट किया गया है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है रूल्स फॉर इंटर स्टेट अरेस्ट। तो ये ऑफकोर्स आपका पॉलिटी का टॉपिक है। तो दिल्ली का जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है उनको भी रिसेंटली पंजाब पुलिस ने जब अरेस्ट किया था, तो ये मुद्दा उठा कि क्या कैसे जो है इंटर स्टेट अरेस्ट जो है वो किया जा सकता है। तो पुलिस ऑफ कोर्स आपको पता है स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन कभी कभी पुलिस को जो है वो दूसरी स्टेट्स में भी जाना पड़ सकता है अरेस्ट करने के लिए। तो उसके लिए जो है क्या प्रोसीजर होता है, या तो आप पुलिस के पास कोर्ट का वारंट होना चाहिए, और अगर कोर्ट का वारंट नहीं है तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है। तो कोर्ट का वारंट अगर है, सेक्शन 79 ऑफ सीआरपीसी कहता है अगर कोर्ट का वारंट है तो जो जैसे पंजाब पुलिस गई है तो उसको वहाँ पर दिल्ली पुलिस, लोकल पुलिस के साथ जो है वो पहले के पास जाना था, और वो जो है उनको वारंट देना था, और दिल्ली पुलिस जाकर फिर जो है वो पर्सन को गिरफ्तार करती और फिर वहाँ पर एक लोकल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके ट्रांजिट वारंट इशू करवा के जो है पंजाब पुलिस को मिलता वो, और पंजाब पुलिस उस ट्रांजिट वारंट को लेकर ही उस पर्सन को आ सकती थी। ऐसा नहीं हो सकता था कि डायरेक्ट जाकर वहाँ पर खुद ही अरेस्ट करके वापस ले आए। ठीक है। फिर विदाउट वारंट अगर वारंट नहीं है पुलिस के पास, पंजाब पुलिस के पास, तो उसमें क्या होता है? तो एक्चुअली सीआरपीसी में कुछ डिफाइन नहीं है ये प्रोसीजर। सेक्शन 48 कहता तो है कि पुलिस के पास ये पावर है विदाउट वारंट जाकर भी अरेस्ट करने की, लेकिन प्रोसीजर को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है कि एक जो हमारी पुलिस है जो अरेस्ट करती है उसके पास 24 घंटे का टाइम होता है किसी भी मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करने का। तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना है। ऑफ कोर्स वो उसमें वो टाइम नहीं इंक्लूड किया जाएगा जो जर्नी में लग रहा है ना। तो ये हमारा आर्टिकल 22 सबसेक्शन 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये कहता है। तो एक्चुअली जो है
ये हमारे क्योंकि डिफाइंड नहीं है, थोड़ी सी इसमें एम्बिग्यूटी है, तो इसीलिए इसको विदाउट वारंट के केसेस में जो है वो इशू आ जाता है। बट इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की एक केस में आई एम सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट की एक गाइडलाइंस थी जिसमें उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया था कि पुलिस को क्या क्या फॉलो करना चाहिए। वो हम इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बहुत डिटेल्ड है वो और हमारे लिए रेलिवेंट भी नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, जो आपके जैसे आपके पहले तो ये आप समझ लेते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है कि जो आप इंटरनेट यूज़ करते हो, तो ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर जितने भी हैं वो सब एक यूनिक एड्रेस आपके इंटरनेट जो डिवाइस है उसको दे देते हैं, ठीक है, ताकि पता लग सके कि ये जो है पर्सन की आइडेंटिटी क्या है। उसका आईपी एड्रेस से उसकी लोकेशन का भी पता लग सकता है। तो जितनी आपकी वेबसाइट्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या कंपनीज़ जो है वो आपके इंडिविजुअल यूज़र्स जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है उसको कैसे ट्रैक डाउन करेंगी। ऑफ कोर्स इसी आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रैक डाउन करती हैं। लेकिन वीपीएन क्या करता है, वीपीएन जो है वो इस आईपी एड्रेस को छुपा लेता है, आपकी आइडेंटिटी को। वो आपकी आइडेंटिटी को रीराउट करता रहता है दूसरे सर्वर्स पे। मतलब आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी को उसने मास्क कर लिया। बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ जाती हैं वीपीएन यूज़ करने की। तो उसमें क्या होता है कि आपके ओरिजिनल आइडेंटिटी को जो है वो मास्क कर लेता है और आपकी जो है दूसरे सर्वर्स के थ्रू जो है वो उसको आपके डेटा को राउट करना शुरू कर देता है। तो अभी हुआ क्या है कि जो सर्ट इन है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उन्होंने वीपीएन कंपनीज को बोला है कि आपको सारे कस्टमर्स का डेटा 5 साल तक जो है वो संभाल के रखना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स हम जो है अगर कोई वीपीएन यूज़ करके कोई टेररिस्ट उसका यूज़ कर रहे हैं तो हमको उनका आईपी एड्रेस कैसे पता लगेगा। एक्चुअली जो वो वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, तो जो वीपीएन कंपनी है उनके पास तो वो एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस है ना। चाहे वो आगे उसको रीराउट करते रहते हैं डेटा को, लेकिन उनके पास ओरिजिनल एड्रेस होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उनको बोला है कि आपको 5 साल तक इन यूज़र्स का डेटा मेंटेन करके रखना है। लेकिन वीपीएन कंपनीज कह रही हैं कि अगर उनका डेटा मेंटेन करना लग जाएंगे हम, तो फिर तो कोई हमारा वीपीएन यूज़ ही नहीं करेगा। क्योंकि उससे क्या होगा, क्योंकि वीपीएन कोई क्यों यूज़ करता है जब वो अपनी ओरिजिनल आईपी एड्रेस को छुपाना चाहता है। तो वो कह रहे हैं कि इससे तो प्राइवेसी वायलेट होएगी और जो है हमारे यूज़र्स कम हो जाएंगे। तो ये एक इशू चल रहा है। ये हमारे ऑफ कोर्स सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022। तो अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा, जिसमें कहा गया है कि हमारे जो वर्ल्ड वाइड फूड्स इनसिक्योरिटी के जो ट्रेंड्स को पेश किया गया है। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है फूड अवेलेबल हो उस पूरी कंट्री में, गवर्नमेंट की ग्रेनरीज भरी हो, स्टॉक पूरा पड़ा हो गवर्नमेंट के पास। दूसरा एक्सेसिबिलिटी, लोगों के पास भी जो है वो उनकी रीच में हो फूड, तो एक्सेसिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी, मतलब लोग खरीद भी पाएँ, उनके पास इतना पैसा तो होना कि वो खरीद पाएँ फूड। इसको हम इन तीनों को मिलाएंगे तो हम कहेंगे, उसको हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये फूड सिक्योरिटी का टॉपिक ऑफ कोर्स आपका सोशल इशू भी हो सकता है, लेकिन ये रिपोर्ट ग्लोबल लेवल पर है तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आ सकता है। तो ये ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस क्या है, यूरोपियन यूनियन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ये प्रोग्राम है। और इसके अंदर जो है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है वो इसको फैसिलिटेट करता है। जो नेटवर्क ऑफ कोर्स आपका FAO WFP और IFPRI का जो है ये नेटवर्क है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये एक अलायंस ऐसा बनाया गया है जाकि फूड सिक्योरिटी जो है उसको वर्ल्ड वाइड देखा जा सके। आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एंडिंग हंगर, उसको जो है सपोर्ट करने के लिए ये ग्लोबल नेटवर्क बनाया गया है, ठीक है। तो एक कंसेंसस बेस्ड मल्टी पार्टनर एनालिटिकल प्रोसेस है, जो एनालिटिकल जो है ये आपका प्रोसेस है, ये रिपोर्ट जिसमें आपको बताया जाता है ग्लोबली कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं फूड इनसिक्योरिटी के। तो उसके ही बेसिस पर जो है ग्लोबली जो है आपके जितने भी जो ये मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है या जो भी आपके बैंक्स हैं या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसी के हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं और उन कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि 40 मिलियन लोग 2020 के कंपैरिजन में 2021 में 40 मिलियन लोग, मतलब 4 करोड़ लोग दो और ज़्यादा जो है वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी की स्टेज में पहुंच चुके हैं
अगर हम उसको 2020 से कंपेयर करें 2021 को, ठीक है। फिर उन्होंने बोला टोटल लेवल पर देखें तो 53 कंट्रीज़ में 193 मिलियन लोग जो हैं वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं 2021 में। 500,000 पीपल तो सिर्फ इथियोपिया, सदर्न मेडागास्कर, साउथ सूडान और यमन में जो हैं वो कैटास्ट्रॉफिक लेवल पर एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं। फिर उन्होंने बोला है 2021 में 70% जो लोग हैं फूड इनसिक्योरिटी में जो जूझ रहे हैं वो सिर्फ 10 कंट्रीज से आते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स हैं जिसका हमको जो है वर्ल्ड वाइड देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब ऑलमोस्ट आप देखो 193 मिलियन पीपल कितने हुए, 20 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी से जो है वो जूझ रहे हैं। तो उससे जो है पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन को बहुत नुकसान हो सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग ऑफ कोर्स आपका इकोनॉमी का टॉपिक है। अब एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के 2 फंड मैनेजर्स हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि कहा गया है कि वो फ्रंट रनिंग एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व थे। तो फ्रंट रनिंग में क्या होता है कि समझ लो आप फंड मैनेजर हो किसी कंपनी के, किसी बड़े फंड के, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, तो आपको इन अंदर की इन्फॉर्मेशन होगी ना कि ये कंपनी जो है ये आने वाले टाइम में इस एरिया में इन्वेस्ट करने वाली है। अगर आप खासकर टॉप मैनेजमेंट में हो तो आप उस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा लेते हुए आपको पता लगने वाला है कि अब मैं ये हमारी कंपनी जब ये फ़ैसला लेगी तो हमारे स्टॉक प्राइसेस बहुत ऊंचे चले जाएंगे, तो आप उससे पहले ही उसको स्टॉक को ख़रीद लेते हो, ट्रांजैक्शंस कर लेते हो, ताकि जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाएं तो आप उसको बेच के विंडफॉल गेंस कमा सको। तो इसको हम कहते हैं फ्रंट रनिंग, मतलब आप बाकियों से ज़्यादा आगे भाग रहे हो क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन है उस कंपनी के बारे में। तो ये 2 फंड मैनेजर्स को ये पता लग गया होगा कि एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाली है या कौन से जो है वो एरिया में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो उसके बेसिस पर जो है उन्होंने ये फ्रंट रनिंग करी और अपने पर्सनल अकाउंट्स में वहाँ उसके जो है शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड जो है वो खरीद लिए। तो उसकी वजह से जो है उनके ऊपर ही फ्रंट रनिंग के चार्जेस लगाए गए हैं और उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया। तो एस सेबी क्या कहता है, सेबी कहता है कि ये मार्केट मैनिपुलेशन टेक्निक्स हैं, इसको वो इनसाइडर ट्रेडिंग की कैटेगरी में डालता है और कहता है कि इनको जो है फंड हाउसेस को और इवन जो है फंड मैनेजर्स को बहुत इन्वेस्टिगेशन करके पेनलाइज भी कई केसेस में किया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेडिशन। तो ये आपका ऑफकोर्स पॉलिटी का टॉपिक है। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि 1962 की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट थी, केदारनाथ जजमेंट, वो ही जो है हमारे सेडिशन लॉ को जो है गाइड करनी चाहिए। उसको हम बाइंडिंग प्रेसिडेंट के तौर पे जो है वो गिनना चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट ऑफ टाइम को उसने विथस्टैंड किया है, ठीक है। तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बोला। पहले हम तो ये देखते हैं कि सेडिशन होता क्या है। तो सेक्शन 124A जो है आईपीसी का, वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन अपने वर्ड से, चाहे उसने बोले हों, चाहे लिखे हों, चाहे साइंस के थ्रू जो है वो कहना चाह रहा हो उसको, या फिर वो विजिबल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो, तो उसके थ्रू वो अगर वो हेटरेड या कंटेम्प्ट लेके आ रहा है किसी भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया के अगेंस्ट, तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है। और अलग अलग ऑफ कोर्स उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, जैसे 3 साल की भी हो सकती है या फाइन भी हो सकता है। तो ये हमारा सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी है। अब ये केस क्यों गया है सुप्रीम कोर्ट में? तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ जर्नलिस्ट और कुछ पर्सनैलिटीज़ गई हैं, उन्होंने बोला है कि ये सेडिशन लॉ को स्क्रैप कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसको बहुत रैम्पेंटली मिसयूज़ किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा टू कर्ब फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने ये भी बोला है कि केदारनाथ जजमेंट जो थी वो उसने उस जजमेंट में सिर्फ आर्टिकल 19 को ही जो है फोकस रखा गया, जबकि उसमें आर्टिकल 21 जो आपका राइट टू लाइफ है और राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट अंडर आर्टिकल 14 उसको अवॉइड किया गया, ठीक है। उसको इनफ जो है वो अटेंशन नहीं मिल पाई। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप इसको रिविजिट करो और जो है सेडिशन लॉ को स्क्रैप कर दो। लेकिन गवर्नमेंट क्या आर्ग्यू कर रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, ये जो 1962 का केदारनाथ वर्डिक्ट है ये बिल्कुल सही है। हो सकता है कि अब्यूज़ हो रहा हो इसका, लेकिन उसका रेमेडी ये तो नहीं ना कि ओरिजिनल लॉ को ही हटा दो। आपको उस अब्यूज़ को रोकना है। आपको क्या करना है, उस अब्यूज़ को रोकने के लिए जो है अलग अलग टेक्निक्स या अलग अलग जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। कोई जो है दवाई से अगर, या समझ लो वैक्सीन से अगर 10% या 5% लोग बीमार हो रहे हैं,
तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप वैक्सीन को बंद कर दोगे, आपको उस 5% या 10% लोगों जहाँ पर जो वेस्टेज की वजह से या किसी भी वजह से जो है अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रोकने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो इसलिए ये जो सेंटर ने ये आर्गूमेंट दिया है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है CAPF पुनर्वास। तो ये आपका ऑफ कोर्स गवर्नेंस का भी टॉपिक है, आपका सिक्योरिटी का भी टॉपिक हो जाता है। तो इसमें क्या किया गया है कि होम मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक प्लेटफॉर्म निकाला है CAPF पुनर्वास। इसमें बेसिकली जो आपके CAPF के रिटायर्ड पर्सोनल हैं या असम राइफल के रिटायर्ड पर्सोनल हैं उनको प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिक्योर करने में हेल्प किया जाएगा आफ्टर उनकी रिटायरमेंट ऑफ कोर्स, ठीक है। सो ये आपका CAP पुनर्वास है। सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is sports as a right. So recently the Supreme Court has asked center and states to respond to a report that has been filed recently against a recommendation by a petition to make sports as a fundamental right in the country under Article 21 of the Constitution. So actually, a petition was filed in the Supreme Court to amend the Constitution to make sports a fundamental right in India. So the Supreme Court appointed an amicus curiae, that is an impartial advisor, and asked him to examine the feasibility of declaring sports as a fundamental right. So that report has been submitted now. And what are the recommendations of this report? So of course this topic is for your governance, and let's see the recommendations. So this report is recommending that instead of the words or the phrase sport, we should replace it with physical literacy, okay, because that is a more acceptable term in many leading sports nation of the world, okay. So a report also saying that from this 2022 and 23 session of the schools, at least 90 minutes of every school day will be dedicated to free play and games, and all non-residential colleges and schools should compulsorily allow access of their playgrounds or sports facility to neighborhood children free of cost, subject to basic norms, of course, okay. And it has also called upon the center to devise a new national physical literacy mission, and it has also asked the government that it should be designed and delivered in such a manner that it is inclusive in nature, okay. So that of course differently abled people can also be accommodated in this physical education drive. So this report has been made on the basis of this UNESCO's International Charter on Physical Education. So what is this charter? So of course it's a rights-based reference which supports policy and decision making in sports in the member countries, of course. And it provides ethical and quality standards for all actors who are involved in this activity. So it was, of course, adopted at the 20th session of UNESCO's General Conference in 1978, and it lays out the universal principles such as gender equality, non-discrimination, social inclusion in and through sports. Okay. So apart from that, it also highlights the benefits of physical activity so that the member countries can adopt sports as a regular curriculum in their regular curriculum. Okay. So what is the next topic? So next topic says rules for interstate arrest. Of course, it is an important topic for your polity section, and it can also be covered in your governance section. So what has happened is that Delhi BJP spokesperson was recently arrested by Punjab police, and it led to a controversy. We do not need to go into that controversy. We just have to see what is the interstate arrest rule and what is interstate arrest. So of course, as you know that police is a state subject. So the state police acts within their domain and within their jurisdiction. But there are certain instances when they have to cross into another states to arrest the accused, so that if a criminal is residing in another state, the police of the state can go into that area to arrest the accused. But for that they have to follow some procedures. It cannot be arbitrary, okay. So either they should have a warrant issued by a competent court, or even police can arrest a person using without a warrant also, okay. But for that, of course, both of these cases proper procedures are there.
if you are arresting a person with warrant, then section 79 of the CRPC comes into picture. So it says that when the police goes into another state, like in this case, when Punjab police went to arrest the accused in Delhi, then they had to inform Delhi police for the same, and they had to take Delhi police with them. Delhi police would have arrested the accused and produced him before the magistrate. The magistrate would have provided a transit visa, a transit warrant to the Punjab police, who could have then taken the accused to the their home state. Okay, so this is the procedure when there is a warrant. But when there is no warrant, then what happens is section 48 of the CRPC comes into picture. So of course, section 48 gives police such powers to make interstate arrest, but the procedure, of course, is not defined. So what is happening here is that because there is no procedure defined in CRPC in case of without warrant arrest, we have to rely on the Constitution of India. So the Constitution of India under Article 22 subsection 2 says that in case any person is arrested, then he has to be compulsorily be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest. Of course, there is exclusion of the time which is necessary for the journey. Okay, so but of course there are also other things which must be kept into consideration. Like there is a Delhi High Court judgment which says that which outlines the entire procedure for the police to be followed compulsorily before making an interstate arrest in case they do not have a warrant. Okay, of course, Punjab police violated that uh, Delhi High Court guidelines also. So there is a controversy regarding that arrest, and the case is under judicial matter. Okay. So the next topic is virtual private networks. So of course, this topic is for your security domain, and this actually virtual private network companies have resisted the new directive of the CERT-in team, that is a wing of the Ministry of Electronics and Information Technology, in which the government is saying that you have to maintain all customer data for 5 years. So VPN service providers, you know what is VPN. Before understanding this topic, we have to see what is an IP address, and then we will understand what is a VPN. So IP address is basically the address or the unique identity of a user who is using internet. So it's a global practice that internet users, their device is given an IP address so that they can be tracked and their location can be tracked, and they can be in case of any issue, they can be tracked, of course. So this is called internet protocol address or IP address. But to mask their identity, some people use virtual private network. So this is a facility in which your original IP address is masked and your data is rerouted through another server. Okay, so this is basically simply to understand, you are using internet, but your internet is using google.com, not from your phone, but you are using virtual private network. So you are using their servers to access google.com. Okay, so google.com would see that a server, let's say in Switzerland, is accessing google.com, whereas actually you are the end user. Okay, so it is basically an intermediary who is masking your identity, and that is what is virtual private network. So generally people use it to hide their identity. So but of course, this VPN apps or VPN platforms, they have your IP address. So the CERT-in team is saying that these VPN companies should maintain all customer data for at least 5 years. But the VPN companies are saying that if we start maintaining this data, customers would stop using VPN, because they are using VPN only because the customers know that their IP address would be masked and their identity would never be revealed. But if we start maintaining this data, the people would, of course, the entire premise of their business would collapse. That's why they are against this directive of the government, and that's why they are opposing it.
Okay. So the next topic is global report on food crisis. So this is a topic for your social issues, but of course it can also be covered under international relations because it's a global level report. So this report has been released recently by Global Network Against Food Crisis. And before understanding what the situation of food insecurity, we have to see what is food security. So food security means availability of food. That means food is available in enough quantity or enough stock in the country. Second is accessibility. People should have this food within their access also, within their reach also, and affordability. People should be able to afford. They should have enough money to buy this food. So combining all these three would mean food security. Okay. So what this report is, before understanding the before finding the highlights of this report, let's understand who releases this report. So Global Network Against Food Crisis releases this report, and this network was of course founded by European Union Food and Agriculture Organization and World Food Program. And this is basically an alliance of humanitarian development actors who are working together to achieve the sustainable development goal of ending hunger, that is the SDG 2. So this report is of course facilitated by Food Security Information Network, which collects the data and then releases this report. So this is also a global initiative. This FSIN is a global initiative sponsored by co-sponsored by Food and Agriculture Organization, World Food Program, and International Food Policy Research Institute. Okay, so this of course report is a consensus-based and multi-partner analytical process, and it involves 17 international humanitarian and developmental partners. So this report is saying that if we compare the year 2021 with 2022, 40 million more people have been added to the acute food insecurity category. So a total of about 193 million people in 53 countries are facing acute food insecurity. About half a million people in Ethiopia, southern Madagascar, South Sudan, and Yemen, they are facing most severe phase of acute food insecurity, and that is also a catastrophic figure. Okay, so in 2021, about 70% of the total people who are in the crisis or who are having this food insecurity, they are found in only 10 countries or territories. So that is all the more important for us to locate these territories and start acting start acting in favor of ending hunger now. Okay. So the next topic is front running. So front running is a topic for your economy section, and this is basically a form of insider trading. So what happens is that now in what has happened is Axis Asset Management Company has suspended two of its fund managers for certain irregularities. They were considered to be involved in front running. So what is front running? If you are in a top management team, or if you are managing the funds of a company, then you have insider information. You have information that this company is going to invest in such and such business, so we should buy those stocks because their prices would rise when the this transaction would happen in the in the foreseeable future. So basically you are front running as compared to other stock traders. You have access to insider information based upon which you can make a judgment, and you can purchase a lot of stock in advance in your personal accounts. Okay, so that is what front running is. So SEBI considers it as a form of market manipulation and insider trading, and it also says that it has also investigated and penalized several fund houses and fund managers in the past for this activity of front running. Okay, so the next topic is sedition. So of course it's a polity section topic, and so central government has told the Supreme Court that the 1962 Constitution Bench judgment must be considered as the binding precedent for the sedition law, and it should be upheld as valid for the sedition law. Okay, so what is of course a sedition law? So section 124A of the IPC says that whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation or otherwise, tries to bring hatred or contempt against the government established by law in India,
that person would uh, be punished under sedition. Okay, so what is the case? Why the central government has uh, protected or came out in support of the Kedarnath verdict? So what has happened is that certain legal personalities and certain journalists have gone against the government, and they have challenged the legality of the sedition law. They have said that the governments are misusing this sedition law to curb fundamental rights of people, and they have said that Kedarnath verdict only focused upon Article 19 of the Constitution, while did not give enough attention to Article 21, that is right to life, and Article 14, that is right to equal treatment. But the central government has said that Kedarnath verdict has allowed sedition law to continue, and if there is misuse of this law, then it does not really mean that you strike the original law. You have to prevent the misuse of this sedition law. It does not mean that we should get rid of the sedition law itself. Okay, so that's what the sentence argued. So the next topic is CAPF Punarvas. So Union Home Ministry has launched this facility in which the retired personnel of Central Armed Police Forces and Assam Rifle, they will be helped to secure employment with private security agencies after their retirement. Okay, so that's why the term Punarvas is used. So it's of course a topic for your governance section, and if needed, then it can also be studied for the security section. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.